IBN 7 हौसला है। और अब आ रही आज का मुद्दा की है बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति पर लड़की के अपहरण का आरोप लगा है। अनुराग के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर फटकार लगाई है कि उसने आरोपी के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की अमेठी कोतवाली इलाके से 27 सितंबर से लापता है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। इसी चीज को हमने कह दिया, जाना थाना चले जाइए, पता लगा लीजिए। यही चीज आप रुक नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे तो ना बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात मत बोलिए, जबरदस्ती चलाओगे, मत बोलिए, झूठा केस चलाओगे, मत बोलिए। तो नाराज इतना नाराज ये हैं उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति। बेटे पर लगे संगीन आरोपों पर पत्रकारों ने सफाई क्या मांगी, मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। जब मंत्री जी के बेटे पर लगे आरोपों के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि गुस्सा जताने की बारी आपकी हो। असल में अखिलेश यादव के मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति पर एक लड़की के अपहरण का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक 27 सितंबर से अमेठी इलाके से एक लड़की गायब है। लड़की के अपहरण का आरोप अनुराग प्रजापति पर लगा। पीड़ित पिता ने अनुराग के खिलाफ केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन अमेठी पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया था कि हमारी लड़की को सितंबर में गायत्री प्रजापति के लड़के अनुराग प्रजापति जो है जबरदस्ती उठा ले गए हैं। करीब 2 महीने से बेटी लापता हो तो घर वालों को नींद आए तो कैसे। सो घर वालों ने अनुराग प्रजापति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को FIR दर्ज नहीं करने की वजह से फटकार लगाई। फिर तो कोर्ट में ही अनुराग प्रजापति के खिलाफ लड़की का अपहरण का मामला दर्ज हुआ। बहरहाल बीजेपी ने इसके बहाने यूपी की कानून व्यवस्था के मामले को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। प्रदेश बीजेपी ने इस मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के पुत्र का अपहरण में नाम आता है, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ती कि FIR दर्ज करें और माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है FIR कराने के लिए। अपने आप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का इससे बड़ा आईना नहीं हो सकता। किसी लड़की के गायब हो जाने के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत कोर्ट की दखल के बाद दर्ज हो तो प्रदेश सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। गायत्री प्रजापति पहले भी विवादों में रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर जमीन कब्जाने से लेकर अवैध खनन समेत कई मामले पहले से चल रहे हैं। उनकी छवि दबंग मंत्री की रही है। ऐसे में यूपी पुलिस पर भेदभाव के आरोप यूं ही नहीं लग रहे। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो चलिए, हमने आपको दिखाया किस तरीके से यूपी की ये खनन मंत्री गायत्री प्रजापति, जिनके बेटे अनुराग प्रजापति पर लड़की के अपहरण का आरोप लगा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अनुराग के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर फटकार लगाई कि उसने आरोपी के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की अमेठी कोतवाली इलाके से 27 सितंबर से लापता थी। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, मंत्री बड़ा या फिर कानून, बेटी को वापस लाओ। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे तमाम खास मेहमान। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं BSP के नेता सुधींद्र भदौरिया, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर रोली मिश्रा जो कि जुड़ेंगे, और लखनऊ से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विजय पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी क्योंकि शुरुआत आपने की और आप इस बारे में कह रहे हैं कि बड़ा सवाल यही है, जो कि हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि कानून बड़ा या फिर मंत्री। आखिर अभी तक क्या वजह है? क्या पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? जब कानून इंटरवीन करेगा उसके बाद ही मामला आगे खुलेगा? देखिए नवजोत जी, सीधा सवाल यही है और जो आप बात कर रही हैं वही है कि आखिर जब प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तभी तो व्यक्ति कोर्ट में गया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वह मामले की जांच करे। अगर लड़की का पिता
जांच करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तैयार था तो उसकी प्राथमिकी दर्ज कर लेते। मंत्री प्रभावशाली हैं, प्रभाव क्षेत्र में है, पुलिस जो चाहती वही करते। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो थानों का संचालन है वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हो रहा है। ये विधानसभा तक में आरोप लग चुका है। ऐसे स्थिति में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, इसलिए ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की जरूरत है। लड़की का बयान, पुलिस के बयान, जिस तरह से मंत्री का इरिटेट होना, ये सारी बातें संदेह पैदा करता है और जिम्मेदार पदों पर जो लोग बैठे हैं उनको तो सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। सवालों के उत्तर से जब आप इरिटेट होंगे तो ये कठिनाई आएगी। घटना यही हुई। अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति के लड़के पर आरोप है और वो मंत्री हैं तो स्वाभाविक है वो प्रमुख पद पर हैं, उनसे सवाल होगा। रोली मिश्रा जी का भी इंतजार हम कर रहे हैं, विजय पाठक जी, रोली मिश्रा जी का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जवाब उन्हीं से हमें लेना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा सवाल यही है कि मंत्री बड़ा या फिर कानून, आपको इस पूरे मामले में लगता नहीं कि पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है? देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के हालात बहुत विध्वंसक हैं और मेरा ये मानना है कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो, निश्चित रूप से कानून का शासन स्थापित होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह से पुलिस फोर्स, जो कि पुलिस का व्यक्ति, निश्चित रूप से पुलिस का जो स्टाफ है, कर्मचारी है, वो सरकार का सबसे उपलब्ध चेहरा है जिसको समाज रोज देखता है, लोग बाग रोज देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस के लोग बाग बर्बर अपना व्यवहार रखते हैं, उससे निश्चित रूप से सरकार का चेहरा साफ होता है, सरकार का चेहरा पता चलता है कि सरकार किस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के पिछले 2012 के मुकाबले 2013 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अपहरण के मामलों में 26% की बढ़ोतरी हुई है और मोलेस्टेशन के मामले में बहुत चिंता का विषय है, मोलेस्टेशन के मामले में 125% की वृद्धि हुई है, जिससे पता चल जाता है कि सरकार कितनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के गंभीर है। जब सरकार गंभीर नहीं है तो मंत्री गंभीर नहीं है, मंत्री गंभीर नहीं है तो निश्चित रूप से उनके परिवारजन भी गंभीर नहीं है। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि जैसे ही दबंग मंत्री के बेटे पर लड़की के अपहरण का आरोप लगा, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मीडिया में मामला उछलने के बाद पुलिस दबाव में आ गई। आरोप है कि पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई करने की बजाय नई नई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। किस तरीके से पुलिस शिकायत मिलने के बावजूद निकम्मी बनी रही और क्या लग रहा है पुलिस पर आरोप, वो भी देखिए जरा। वहां से आ रही थी शाम को तो पता लगा कि यहाँ से माने कि वो अनुराग प्रजापति 2-3 जन और मिलके उसको 4 पहिए गाड़ी पे बिठा के लेके चले गए। फिर 2-3 दिन बाद एक नंबर से फोन आया हमारे पास, बोला कि आपकी लड़की को इनके कहने पे हम रखे हैं, अगर ये बोलेंगे छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश की उस नंबर पे वो बात करने की, तो हम लोगों की धमकी देने लगी, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो आप लोगों को जेल करा देंगे हम। अमेठी इलाके का एक परिवार परेशान है। घर की सयानी बेटी गायब हो तो चैन मिले भी तो कैसे। सो गायब बिटिया की शिकायत लेकर थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन जब आरोप सूबे के दबंग मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे के खिलाफ हो तो एफआईआर दर्ज करने की जहमत भला कौन उठाए। अब हालत ये है कि कोर्ट में सुनवाई तक के लिए जाने में ये परिवार डर रहा है। अब यहाँ हमको कोतवाल परेशान कर रहे हैं, रात बिराते चलो यहाँ बयान दो, यहाँ बयान दो, जबरदस्ती टार्चर कर रहे हैं बार बार आके। उन्हीं के कहने पे उनका प्रशासन उनके हाथ में है। इस बीच मीडिया में मामले के तूल पकड़ने के बाद यूपी पुलिस की किरकिरी शुरू हो गई। झेप मिटाने के लिए पुलिस की तरफ से एक शिकायती पत्र लीक किया गया, जिसे गायब लड़की का बताया जा रहा है। इस शिकायत में लड़की की तरफ से घरवालों पर जबरन शादी का दबाव डालने का दावा किया गया। ये शिकायत लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज है, यानी पुलिस इस मामले में नया पेच दिखाने की कोशिश कर रही है। यूपी पुलिस का दावा है कि लापता लड़की के दादा ने 1.5 महीने पहले किसी और के नाम से शिकायत दर्ज कराई थी। इसका जवाब लड़की के दादा और पिता के पास है। अब लड़की उनके पास है, दबाव में कुछ भी बयान करा दें, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। कुछ दिन मन 2-4 रोज हेरा हरागा, नहीं समझ में आया तो फिर उसके बाद थाने में गवागा, तो हुआ फिर बताओ तो होगा, तो सादे कागज में दस्तखत करवा देंगे, सुबह आप आइएगा। तो कुछ नहीं, कोनो कार्रवाई नहीं, शांति बना रहा। लिखिए कि दिन के दरखास्त हो कुछ ना, फिर न्यायालय भागे। यानी पीड़ित परिवार पूरे मामले को यूपी पुलिस की साजिश बता रहा है। यानी पहले दर्ज एफआईआर सादे कागज पर दस्तखत के आधार पर दर्ज हुई और लड़की का बयान दबाव डालकर लिया गया शिकायती बयान।
यूपी पुलिस चाहती तो इन विवादों को खत्म कर सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मसलन अगर लड़की के दादा ने शिकायत की थी तो यूपी पुलिस ने 1.5 महीने में क्या कार्रवाई की? गायब लड़की की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? गायब लड़की की शिकायत पर ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर यूपी पुलिस को लड़की का ठिकाना पता है तो उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? साफ है यूपी पुलिस की दाल में बहुत कुछ काला है, और दाल काली है तो इसकी वजह कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। रोली मिश्रा जुड़ चुके हैं, सुधेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोली मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आप ये बताएं कि मंत्री बड़ा है या फिर कानून? निश्चित ही कहीं भी जहां भी लोकतंत्र स्थापित होता है वहां कानून सर्वोपरि होता है, लेकिन जब मंत्री दोषी होगा तभी तो आप उसको दोषी ठहराएंगे। माना कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब आप उसको देखेंगी तो आप ये पाएंगी कि एक लड़की है जो कि बालिग है और जो ये आरोप लगाती है अपने पिता के ऊपर, अपने दादा के ऊपर कि वो उस पर जबरदस्ती जी रोली जी बोलिए। जबरदस्ती वो उसको कुछ प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ करके आई है। और जो दादा या पिता कोई भी आरोप लगाते हैं उसमें कहीं पर भी जिन मंत्री की महोदय का आप नाम ले रहे हैं उनका नाम नहीं है, उनके पुत्र का नाम नहीं है। अचानक से, और इसके अलावा एक आशियाना थाने में, रोली जी आप बोलिए। आशियाना थाने में अपनी रिपोर्ट लिखवाती है। वो लड़की अपनी मर्जी से गई हुई है, और शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग तो प्रबुद्ध पत्रकार जन है कि आज भी उसने अपना एक बयान दर्ज कराया है जो कुछ एक टीवी चैनल्स ने भी दिखाया है, तो आप लोग भी उसको दिखाएंगे तो एक न्याय संगत और तर्क संगत आप एक पक्ष रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ हमारी कर दी, और आपने जिस तरीके से कानून की बात कही है, आपने कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो चलिए मैं कानून से ही शुरू कर देती हूँ। आपने कहा कि लड़की ने ये कहा कि उसके पिता और दादा पर उसने तमाम आरोप लगाए, हम मानते हैं, सब बातें सही हैं, पर ये बताइए पिता जब जाता है FIR लिखवाने, उसकी FIR क्यों दर्ज नहीं होती? कोर्ट इंटरवीन करता है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, पुलिस वहां पर क्या कर रही है? और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि मामला पूरा साफ है और गलत तरीके से आपके मंत्री पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप बेटी, दादा और पिता तीनों को सामने बिठाइए, मामला क्लियर कर दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ है, बेटी, दादा, पिता जो भी है वो बैठ करके मामले को क्लियर करेंगे, और मामला तो अभी आप लोगों के संज्ञान में आया है। लड़की ने एक रिट भी दायर की है हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष कि वो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी सुरक्षा को खतरा है, और इस समय वो कहीं और रह रही है। ठीक है, लड़की जो कह रही बिल्कुल ठीक है, हमने मान लिया लड़की जो कह रही सही है, पर पिता की FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? क्यों पिता को कोर्ट में जाना पड़ता है? क्यों उसके बाद कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है? क्यों नहीं क्लियर हो रही है अभी तक? आप लड़की का पक्ष ले रही है तो आप बुलाइए पिता को, बुलाइए दादा को। नहीं, जो बच्ची ने, जो पिता की FIR दर्ज हुई है, पिता ने और दादा ने जो FIR दर्ज कराई है, जो पिता और दादा ने FIR दर्ज कराई है, उस पर भी संज्ञान लिया गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संज्ञान नहीं लिया गया? पूरी तरीके से जो FIR दर्ज की है, लेकिन उसमें कहीं भी माननीय मंत्री जी या उनके बेटे का नाम नहीं था, और आज जब मिथ्या आरोप के तहत उनका नाम लगाया जा रहा है तो ये निश्चित ही शोभनीय बात नहीं है। चलिए ठीक है, विजय पाठक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विजय जी बोलिए। अब हो रहा है और प्रभाव का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चर्चा हो रही है, इसीलिए तो ये विषय है कि कानून बड़ा की मंत्री। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आप मेरे प्रबुद्ध मित्र हैं, राजनीतिक सरोकार रखते हैं, और जब कोई व्यक्ति राजनीतिक ऊंचाइयों पर होता है तो कहीं ना कहीं जब वो व्यक्ति राजनीतिक ऊंचाइयों पर होता है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है। लेकिन अगर बच्चा पूरी तरीके से इसमें किसी भी प्रकार से उसका कोई पक्ष ही नहीं है तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। कल ही आप लोग दिखा रहे थे, उन्होंने एक ऐप का निर्माण किया जिसमें कोई भी महिला का परेशान है, लेकिन जो तथ्य है उस पर कार्रवाई तो सरकार को ही करनी पड़ेगी, उत्तर तो आपको देना पड़ेगा ना, सवाल होगा तो उत्तर देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते।
लोकतंत्र का चौथा राजीव जी, बस एक मिनट आ रही नहीं हो सकता। न्यायपालिका सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और उस तो यही तो हम कह रहे हैं रोली जी कि न्यायपालिका ने इंटरवीन किया, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, न्यायपालिका ने बोला तब जाकर पुलिस हरकत में आती है। उसके दादा ने अगर आरोप लगाया तो कार्रवाई क्यों नहीं पुलिस ने किया? और फिर अगर 2 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक और एफआईआर दर्ज होती तो क्या दिक्कत थी? एक मैं जरा सवाल पूछना चाहूंगा नहीं, बिल्कुल आपको कैसे लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? आज भी कहीं भी कानून व्यवस्था लड़की के पिता ने IB7 पर आकर ये बात कही है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं। सुनिए रोली जी इसका जवाब सुनिए। लड़की के पिता ने आकर कहा एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके दादा से कोरे कागज पे दस्तखत करा लिए गए, वो भी तब जबकि उन्होंने इतने थाने के चक्कर काटे। रोली जी सुनिए, सबकी बात सुनिए। रोली जी बयान सुनाया जा रहा है, रोली तो होनी चाहिए ना। पूरी बात हम ये कह रहे हैं चलिए गायत्री प्रसाद प्रजापति के आपका कथन लड़का निर्दोष है, तथ्य तो सामने लाया जाए कि नहीं लाया जाए? अगर कोई सवाल उठेगा तो उसका उन तथ्यों को प्रकाश में लाना किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश में तमाम सारे मामले हुए और केवल वो बहस में बंद कर रह गए। ठीक है, चलिए रुकिए। लोगों ने उत्तर प्रदेश रोली जी सारे मामले उठा दिए। सारी नाकामी के लिए हमें जिम्मेदार है। अगर मुलायम सिंह जी कहते हैं कि कैबिनेट का फैसला सरकार प्रचार नहीं कर पा रही है, करोड़ों रुपया सूचना विभाग खर्च करता है, प्रचार नहीं कर पा रहा, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। सवाल पूछिए। गजब बात है भाई, सवाल पूछिए। सरकार आप चला रही है और जिम्मेदारी हमारी है। करना चाह रहे हैं रोली जी से। जी राजीव जी बोलिए। रोली जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। 2012 और 13 के आंकड़े अगर आप देखेंगे महिलाओं के मामले में तो रेप की वारदातों में 55% की वृद्धि हुई है और मोलेस्टेशन में 125% की वृद्धि हुई है। कहां है सरकार का अखलाक? नंबर 1 सवाल तो मेरा समाजवादी पार्टी से है और विजय बहादुर पाठक जी जो जमकर के बोल रहे हैं आज सरकार के विरुद्ध, उनसे भी एक सवाल है मेरा कि आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में। निहाल चंद जैन जो मोदी जी की कैबिनेट में बैठे हैं उन पर रेप का आरोप है और कोर्ट ने रेप का आरोप लगाने की बात की है। तो क्या निहाल चंद जैन जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए मोदी जी कैबिनेट से? नहीं, उत्तर प्रदेश की बात भी कर लीजिए, मुझे उत्तर जवाब दिलवा दीजिए, मुझे जवाब दिलवा दीजिए विजय बहादुर पाठक साहब से। इनके मंत्री के बेटे के विरुद्ध कर्नाटक में बलात्कार का आरोप लगा, उस पर क्या कहना है इनका? अगर वो सार्वजनिक पद पर बैठे हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए। IBM का भी बिल्कुल इस्तीफा, जवाब इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उनका इस्तीफा मांगिए। आप निहाल चंद जैन का इस्तीफा ही मांगिए ना, आप सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा मांगिए। सबका इस्तीफा होना चाहिए जिन पे इस तरह के आरोप हैं। देखिए और आपके सहयोगी रहे हैं विजय बहादुर जी, सारे कार्यक्रमों में आपके साथ हैं, आपने रामगोपाल जी को बुलाया, आपके रिश्ते ठीक हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ्यों से छेड़छाड़ मत करिए। मुद्दा उत्तर प्रदेश है, आप बहस करते हैं राजस्थान पर, उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा होती है, आप चर्चा करते हैं। जब केंद्र पर चर्चा करेंगे तो हम केंद्र पर चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी भी महिला के पुलिस स्टेशन हो तो महिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो। क्या बोला जा रहा है? आप दोनों रुकिए जरा, मैं सुधेन जी आपको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगी। बहुत देर से आप पूरी बहस सुन रहे थे। रोली जी अब रुकिए जरा, सुधेन जी को इन्वॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दिलवाऊंगी, रुकिए जरा, क्योंकि आप दोनों बोल रहे हैं इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुकिए जरा सुधेन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी राजनीति में स्वच्छता की परिभाषा क्या है? देखिए, ये बहुत ही व्यापक बहस है। राजनीति में स्वच्छता तो वैचारिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। हमारी जो हमारा संविधान है और संविधान की मर्यादाएं हैं उनका पालन होना चाहिए। पर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसको संदर्भ बनाकर हम अभी बहस कर रहे हैं, वहां के इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और खास तौर से उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बारे में और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, जो मीडिया में आप लोगों ने रखे हैं, जब माननीय मुलायम सिंह जी जब ये कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, इसमें फांसी की सजा क्यों होनी चाहिए, इस तरह के लड़कों से भूल हो जाया करती है, तो भूल को भूल की दृष्टि से उसको जो है छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं मीडिया से, जब वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को उनके ये केसेस सामने लाते हैं बलात्कार के, तो कहते हैं आप तो सुरक्षित हैं ना,
मैं कहना चाहता हूं, अभी आपके इस बहस में एक साथी ने कहा कि 50% कई हजार बलात्कार के केस हर वर्ष उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो किस तरह का संदेश जा रहा है? और महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। पुलिस के बड़े अफसर, डीआईजी के सम्मुख एक महिला गई, 40 वर्ष की महिला, उसने बलात्कार का केस जब दर्ज कराने की अपनी गुहार की तो उससे कहा गया कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम पर कौन बलात्कार करेगा? छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा, वृद्ध महिलाओं का बलात्कार हो रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इसलिए इस तरह से लापरवाही कर रहा है, कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि वहां की पूरी सरकार एकदम निष्ठुर तरीके से इन चीजों को देख रही है और कोई भी गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां तक स्वच्छता का सवाल है, आप जानते हैं पूरे देश से लेकर नीचे तक बहस हो रही है और पूरे देश में स्वच्छता के अभियान की भी बहस हो रही है, पर क्या वैचारिक स्वच्छता की आवश्यकता नहीं है? कभी क्या ये जरूरत नहीं है कि हम समग्र रूप से खास तौर से उन तबकों को, महिलाओं को विशेषकर हम सुरक्षा प्रदान करें? ये भी हमारी स्वच्छता का एक बहुत बड़ा एक खंबा होना चाहिए, एक हमारा बहुत बड़ा सिद्धांत होना चाहिए जीवन में कि हम ये इस तरह की घटनाओं को नहीं होने देंगे। जी सुधेन जी, रोली मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। मैं त्यागी जी, आप सभी रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन बात कह दूं प्लीज। 26% आंकड़े बढ़े हैं बलात्कार के उत्तर प्रदेश में, क्या इसका जवाब है उनके पास या नहीं है? रोली जी, आप ही के पास आऊंगी इस ब्रेक के बाद। आप सभी मेहमानों से चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुद्दा में मंत्री बड़ा या कानून, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज जिस वक्त यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति से उनके बेटे अनुराग प्रजापति के बारे में बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि उन पर आरोप लगा है लड़की के अपहरण का, तो किस तरह का उनका रिएक्शन था, कैसे उन्होंने मीडिया से बात की, जरा देखिए। आप बदमाशी का हद कर दिए हो, हम तुम्हें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, तू सस्पेंड ही नहीं होगा, तू जेल जाएगा, तेरा मीटर पूरा निकलवाऊंगा। और यहाँ क्षेत्र के जो जनता ने जनता जो है यहाँ 5000 जनता खड़ी है, पूरा ब्लॉक गिरा है, तू सो रहा है? तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा आने जब अभी बिजली आ जानी चाहिए और 10 घंटे से अगर 1 घंटे कटौती हुई बिना मेरे परमिशन के तो ठीक कर दूंगा। तो ये पहले की हमने आपको उनकी बातचीत सुनवाई, किस तरीके से वो फोन पर, हालांकि एक मंच पर मौजूद हैं, कार्यक्रम में वहां पर शामिल हुए, लेकिन फोन पर किस तरीके से वो धमका रहे थे, भाषा का लहजा क्या था, वो आपने देखा। और इसके अलावा हम आपको दिखा चुके हैं किस तरीके से पत्रकारों से आज उन्होंने बात की, जब पत्रकारों ने इस बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। रोली जी, ये बताएं, जिस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, सबसे बेदाग, सबसे युवा मंत्री, और प्रदेश को बहुत सी उम्मीदें थी, मुझे अभी तक याद है उन्होंने ये कहा था कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी सरकार की छवि थी, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो छवि पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि सुशासन होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन शपथ के समय आपको ये भी याद होगा डीपी यादव को किस तरीके से उन्होंने मना कर दिया था कि वो शामिल नहीं होंगे। जैसे ही शपथ ली, उसके बाद एक एक कर सभी दागियों को शामिल करते गए। नतीजा ये हुआ कि अपराध में इजाफा हुआ, 26% बलात्कार के, अपहरण के मामले लगातार बढ़ गए, और उत्तर प्रदेश का हाल क्या हुआ वो हमारे आपके सामने है। देखिए, किसी को भी ये कह देना, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बहुत ज्यादा आसान होता है किसी के ऊपर भी इंगित कर देना, किसी के ऊपर भी उंगली उठा देना। मेरे बड़े भाई सुधींद्र भदौरिया जी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने अभी जो टीका टिप्पणी की, मैं पिछले 1 साल से उनके साथ किसी पैनल में बैठ रही हूँ, और लगभग 8-10 महीने से सीट तो लोकसभा की जीते नहीं वो लोग, और उपचुनावों में लड़े ही नहीं। और उसके बाद आज जो है केवल वहां पर बैठ करके नेताजी के एक बयान को, जो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, पिछले 6 महीने से टीवी कहाँ तोड़ मरोड़ कर पेश किया, किसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया? ये तो हम ही ने सुना रोली जी, ये तो हम ही ने सुना। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए, तो मीडिया में आया, बहुत बार उन्होंने ये बात कही। दिया गया था, आपने उस तरीके से नहीं दिखाया। नहीं, ये गलत है। चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये कोई अकेला बयान नहीं है। चलिए नवजोत जी, दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं बार बार हर चैनल पर कहती हूँ
कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की नहीं होती। बेटियां सिर्फ बेटियां होती है, बेटियों के सम्मान, उनकी रक्षा सर्वोपरि होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं। कल आपके सारे चैनल दिखा रहे थे किस प्रकार से वो ऐप कर रहे हैं, ऐप चलाया है उन्होंने, किस प्रकार से 10-90 का प्रचार व प्रसार है। सारी बातें ठीक है रोली जी, आप ऐप चलाइए, आप लैपटॉप बांटिए, मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर इसी केस की बात करूं, आप दूर नहीं जाइए, हम पुराने केस नहीं खोलेंगे, छोड़िए जो उन्होंने बात कही कि इतने फीसदी अपहरण में इजाफा हुआ, बलात्कार में इजाफा, सब छोड़ दीजिए, आप इसी केस पर आइए। आप ये बताइए कि क्यों नहीं अभी तक मामला सॉल्व हुआ। आप ही के मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे पर आरोप लग रहा है और उसके बाद गायत्री प्रजापति से जब बातचीत की जाती है वो इस लहजे में बात करते हैं। देखिए, दूसरी पहली चीज ये कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं भी कहीं मीडिया से रूबरू होते हूँ, तो सामान्य तौर पर मीडिया के सामने कैसे बात करनी चाहिए, कैमरा क्या होता है, ये बड़े प्रोफेशनल लोग जानते हैं। हम लोग प्रचार की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। गायत्री जी प्रचार की राजनीति करने वाले लोग नहीं है, तो अच्छा होना चाहिए, विचारों की राजनीति करने वाले बहुत सहज सरल पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत सहज और सरल पृष्ठभूमि से आते हैं। अमेठी जैसी जगह पर जहाँ पर कितने समय से बात की परंपरा है, उस जगह से वो राजनीति करते हैं, उस जगह से वो सुन करके आते हैं, और एक ऐसे समाज से पता होना चाहिए कि किसी से बात कैसे करते हैं। भाई अगर आप गुनहगार नहीं हैं, आप सीधे से आराम से बात कीजिए। रोली जी क्या गलत है इसमें? आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं, किसी से पहली बार मिलेंगे तो ऐसे बात करेंगे के बाद उसमें आ जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मंत्री से संतरी बनने में देर नहीं लगती है, क्योंकि जनता के हाथ में कुंजी होती है इन सब चीजों की। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं बड़ी बात विनम्रता कह दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप क्राइम रोकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं कि क्राइम रुके, और आपने कहा कि आपकी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। आज उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, लेकिन कुल 72 थाने हैं महिलाओं के, कुल 72 थाने हैं महिलाओं के। इससे आप कैसे महिलाओं को आप अपराध मुक्त शासन दे पाएंगे? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख पुलिसकर्मी और चाहिए जो रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरने के बारे में सरकार क्या गंभीर है? क्या सरकार गंभीरता से कोई प्रयास कर रही है? तो निश्चित रूप से देखिए, मैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, रोली जी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं आपसे। नहीं, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की जनसंख्या है। क्या उसमें 1.25 लाख पुलिसकर्मी और भर्ती करेगी सरकार? क्या उसको सरकार को भर्ती नहीं करनी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रत्येक लाख पे कुल 62 पुलिसकर्मी आते हैं, जो कि बहुत कम आंकड़ा है। पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो करीब ये आंकड़ा 94 के आसपास जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है पुलिसकर्मियों की नियुक्तियों को लेकर के? क्या उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है पुलिस एक्ट को बदलने के लिए लेकर? सवाल बड़े अच्छे हैं राजीव भाई, मुझे लगता है कि क्या आप पुलिसकर्मियों की नियुक्ति पर यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्यों नियुक्ति नहीं करेंगे आप स्थापित नहीं करना चाहते, इसी वजह से आपके मंत्री अहंकारी हो जाते हैं, और मंत्री इस बात को भूले ना, अहंकार सबसे बुरी चीज है। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रख दी। राजीव जी, विजय पाठक जी, नवजोत जी, रोली जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैं। विजय पाठक जी से मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए नवजोत जी। मैंने स्वच्छता का जिक्र इसीलिए किया था त्यागी जी, स्वच्छता का जिक्र इसीलिए किया था, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मोदी जी कर रहे हैं तो उस स्वच्छता में ये भी आता है कि कैबिनेट बिल्कुल पाक साफ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मामले की बात हो रही है, उसी पर रहे, मैं उसका जवाब उनसे ले लेती हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के विजय जी आप जवाब दे दीजिए। चलिए किस तरह एक लड़की से क्या मांगा ये आप भी जानते हैं। मामले को खींचिए नहीं, लालचंद जी पे बताइए ना, आप मामले को खींचिए नहीं, मुद्दे पर आइए, मामले को खींचिए नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है महिलाओं के अपराध के मामले में, उसके बारे में बताया कि वो इस्तीफा कब लेंगे लालचंद जैन साहब का। अब आप मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग शांत रहिए, मैं मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं। रोली जी इसका जवाब आपसे चाहूंगी। पहले सुधींद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बताएं, आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपकी भी सरकार है, आप ये बताएं कि अब पुलिस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है, क्योंकि इस केस में तो यही नजर आ रहा है। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, इनसे पूछ लीजिए। अब सारे त्यागी जी रुकिए ना, मेरा सवाल सुधींद्र जी से है। हाँ तो इनसे भी देखिए, पुलिस को जी, मुझसे प्रश्न है कि रोली जी से है? नहीं सुधींद्र जी, आप ही से प्रश्न है, आप जवाब दीजिए, फिर बाद में मैं रोली जी से बात करूंगी उसमें।
अगर मुझसे प्रश्न है तो मैं ये कह दूं कि पुलिस को सरकार की बात सुननी चाहिए, मुख्यमंत्री की बात सुननी चाहिए, पर मुख्यमंत्री को भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उनके मंत्रियों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि पुलिस को ये मौका ना मिले। पुलिस को खुद मौका मिलता है। हम देख रहे हैं कि सफाई में महोत्सव होता है तो वहां पर जिस तरह के नाच गान होते हैं तो उसी तरह से पुलिस के हम देखते हैं इंस्पेक्टर लोग अपनी बंदूक लहरा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं नृत्य गान पर। तो किस तरह का उत्तर प्रदेश में हम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के पुलिस के मंसूबे दूसरे किस्म के हो गए। वो कानून की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्लंघन कर रहे हैं। और आम आदमी को जो सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं को, दलितों को विशेषकर जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह है ऊपर से नीचे तक एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग ये समझ बैठे हैं कि अब हमारी जो मर्जी आई हम वो करेंगे। जब सैया भय कोतवाल तो आप डर काहे का। रोली जी जल्दी से संक्षेप में जल्दी से बताइए। देखिए सुधेंद्र जी तो जब बहुत सारी उक्तियां दे रहे हैं तो मैं भी बोल दूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति सुधेंद्र जी की हो गई है। उनकी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में ये वही जानते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों और बड़े बड़े पार्कों बनाने वाले लोगों की क्या स्थिति है आप जानते हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पर काम कर रहे हैं। कोई प्रदेश पूरे देश में ऐसा नहीं है जहाँ 3-3 शहरों से मेट्रो चलाई जाए, विकास के कार्य हो, जहाँ बड़ी बड़ी फोरलेन और 6 लेन सड़कें बनाई जाए, जहाँ पर कन्या विद्यालय हो, जहाँ पर बेटी बढ़ेगी बेटी पढ़ाई की बात हो। बहुत सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। बस हम लोग जमीन को ले गए। हमारे ऊपर किसी अडानी और अडवाणी का हमारी पीठ पर हाथ नहीं है। हम लोग प्रचार में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। हम लोग विचार की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारा वोटर हमारा अपना लोग। रोली जी मैं बड़े साफ शब्दों में आपसे जानना चाह रही हूँ और बहुत संक्षेप में क्योंकि ब्रेक लेना। आप बस ये बताइए अगर पुलिस जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करती तो फिर दादा और पिता की एफआईआर लिखने में इतना समय क्यों लगा? सिर्फ इतना जवाब दीजिए। दादा और मैं आपको 3 डेट्स मेरे पास लिखित में है, मैं पेपर्स लेकर के आई हूँ कि उन्होंने 26/10/14 को एक एफआईआर लिखाई थी जिसमें कहीं भी माननीय मंत्री जी उनके बेटे का नाम नहीं था। उसके बाद उनकी बेटी ने 10/11/15 को ये एक कोर्ट में कहा गया है कि ये दादा और पिता मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हैं और वो लड़की स्वयं क्योंकि बालिग है अपनी मर्जी से उस घर में रहना नहीं चाहती है। उसका पहले से संबंध विच्छेद हो गया है और इसको दे चुकी है। संबंध डिले क्यों हुआ बनवाया जा रहा है। डिले क्यों हुआ? और अगर पहले लिखी गई थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम वापस लौटते। रोली जी आएंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है। रोली जी से मुझे जवाब नहीं मिला है और विजय पाठक जी भी आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ त्यागी जी भी आरोप लगा रहे हैं। जवाब देने को तैयार हूँ आप, लेकिन आप बहुत लंबा खींच रहे हैं। मुझे सीधा सीधा ये बताइए अगर पुलिस प्रेशर में काम नहीं कर रही है तो आप सिंपल सी ये बात बताइए कि आप कह रही हैं कि आपके मंत्री पर गलत आरोप लग रहे हैं, लड़की कह रही है ये आपके मुताबिक लड़की ने ये कहा है कि उसके पिता और दादा से उसको खतरा है इसलिए वो इधर है। लेकिन मुझे ये बताइए कि सीधी सी बात है आप तीनों को साथ बिठा के क्यों नहीं क्लियर कर देती? मामला खत्म। नहीं अगर आप इस पेपर को दिखा सकते हैं अपने चैनल पे तो इसको आप जूम पेपर दिख रहा है कि बेटी की एफआईआर क्या है। दूसरा आप आशियाना थाने में जाकर के पता कर सकते हैं। आप देखिए पिता ने भी आरोप लगाया है के अनुसार ही मानिए तो 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु का समाधान करेगा कौन? पुलिस किसका मुंह देख रही है? एग्जैक्टली इसी बात का जवाब दीजिए। की तरफ देखा जा रहा है। बोलिए रोली जी। नहीं है बोलिए रोली जी। पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल यही सवाल है विजय जी। यही तो उनसे जानना चाह रही हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रोली जी बोलिए। नवजोत जी मैं आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नवजोत जी क्योंकि आप स्टूडियो में बैठती हैं और स्टूडियो में बैठ के गेस्ट को सुनना बड़ा आसान होता है। हम लोग लाइव व्यू पर बैठे होते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं, सिर्फ उस वार्तालाप को सुन पाते हैं। रोली जी मैं आपको बता दूं आप पूरा 5 बजे का बुलेटिन देखिए, हमने सिर्फ आप ही से बात की है। चलिए बताइए। नहीं आपने हमसे बात की। हम बड़े तरीके से आपको ये बता देना चाहते हैं
कि किसी भी प्रकार के ना तो हमारे मंत्रिमंडल में अपराधियों की एक लंबी श्रृंखला, आप जाकर के देख लीजिए, हमारे कोई मंत्री अपराधी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर मैं गायत्री प्रजापति की बात कह दूं, हाईकोर्ट पहले उन्होंने बहुत बड़ा मामले दिया है। मैं यही गायत्री प्रजापति की बात करने जाऊंगी कि गायत्री की बात हो रही है। राज्य मंत्रियों को हटाया था। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उनकी मुकदमे नहीं है और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। पता नहीं क्या परहेज है, क्या बात कही है रोली जी, आप दोषी ठहरा देती हैं कि मीडिया दोषी है। त्यागी जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि रोली जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी मंत्री अपराध में लिप्त नहीं है, इसलिए उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इनके जो प्रजापति महोदय हैं, इन्हीं को हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी बकायदा लैंड ग्रैबिंग के केस मैं में, उसी वो बात उनको बोल चुकी हूँ। त्यागी जी बात बोल दी है। चलिए रोली मिश्रा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी फिलहाल जो इस बहस का जो निचोड़ निकला है वो सीधा ये है कि आप इस मामले पे क्लियरली कुछ नहीं बता पाई। तीनों को आप साथ बैठाकर बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? मामला लटकता जाएगा। क्लियर बता रही हूँ, अगर आप उस मामले को जटिल बना रहे हैं तो इसमें मेरा अपराध तो जटिल तो आप बना रहे हैं। आप बेटी का बयान क्यों नहीं दिखाते हैं? ईटीवी दिखा रहा है, बाकी चैनल दिखा रहे हैं। देखिए, हम बेटी का बयान, मैं आपको यहाँ बता दूं, बेटी ने जो बयान दिया, ठीक है, मैं तो कह रही हूँ हम वो बात मानते हैं, आप जो कह रही बिल्कुल सही है, लेकिन पिता ये कह रहे कि लाइए बेटी को सामने, अगर कहेगी तो मैं उसकी बात मान जाऊंगा। आप सामने कर दीजिए ना सबको। आप अपने सुधी रिपोर्टर्स को कहिए 22 तारीख को, देखिए आप और हम, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो मीडिया हो, लोकतंत्र में स्तंभ तो होते हैं, परंतु न्यायालय माननीय न्यायालय से मजबूत स्तंभ नहीं होते हैं। न्यायालय सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। 22 तारीख को न्यायालय ने इंटरव्यू किया और उसके बाद मामला आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। मुद्दा में इतना ही।